दोस्तों स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश सीरीज का क्लास नंबर 1। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा और डेली 6 PM पर आपको इंग्लिश की एक वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे 25 प्लस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एसएससी स्टेनो की बात करें, DSSB स्टेनो, DDA स्टेनो या FSI स्टेनो, सभी एग्जाम में इंग्लिश का जो रोल है इंपॉर्टेंट रहता है। और इस 9 PM पे आपको रीजनिंग की एक क्लास मिलेगी, ठीक है, जहाँ पे हम टाइम टेकिंग क्वेश्चंस को करेंगे। तो हर एक वीडियो को देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि आपका टाइम वेस्ट होगा। हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की इनमें से प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका इंग्लिश का क्लास नंबर 1। मुझे नहीं पता कितना सपोर्ट मुझे मिलेगा, लेकिन मैं इस सीरीज़ को, इंग्लिश और रीजनिंग की सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। 15 to 20 डेज़ में आपको पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये क्लास आपके लिए है, इंग्लिश और रीजनिंग की, ठीक है। काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आपका इंग्लिश का क्लास नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका इम्प्रूवमेंट का है। थोड़ा माइक भी थोड़ा ख़राब हो गया आजकल, ठीक है। तो थोड़ा अगर बैकग्राउंड साउंड में कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका रहेगा, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आपको बताना है। ही वेंट फॉर ए चेकअप एंड द डॉक्टर से डैट देयर इज़ नो स्पेशली क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड। तो यहाँ पे आपका इम्प्रूवमेंट सेक्शन है ये वाला, देयर इज़ नो स्पेशली क्योर। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे आएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देयर आर नो स्पेशल क्योर, सेकंड है देयर वाज नो स्पेशल क्योर, थर्ड है देयर हैव बीन नो स्पेशल, या फोर्थ आपका नो इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे, इम्प्रूवमेंट वाले सेक्शन में आप सेंटेंस को देखोगे, स्टार्ट है, ही वेंट फॉर ए चेकअप, वह डेली चेकअप के लिए जाता था। एंड द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा कि डैट की क्या कहा, देयर इज़ नो स्पेशल, कोई भी वहाँ पे स्पेशल इलाज नहीं था। और डॉक्टर ने क्या कहा था कि डॉक्टर ने कहा था वहाँ पे कोई भी स्पेशल इलाज जो है नहीं था, किसके लिए, कॉमन कोल्ड के लिए। अब यहाँ पे इस ये चीज़ आप देखो कि ही वेंट फॉर, वेंट यानी स्टार्टिंग आपका पास्ट से चल रहा, मतलब सेंटेंस का जो सेंस है वो पास्ट का है। जब पास्ट का इसका सेंस है तो यहाँ पे इज तो आना नहीं चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट का तो इज नहीं आएगा, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट वाला जो पार्ट है उसे हम हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी प्रेजेंट का हैव बीन आ गया तो इसे भी आप हटाओगे। और फर्स्ट वाले में भी प्रेजेंट का सेंस है तो आर भी आप हटाओगे। हमारे पास ऑप्शन बचा एक ही, देयर वॉज नो स्पेशल क्योर। स्पेशली यहाँ पे वैसे भी गलत था, ठीक है। देयर वॉज नो स्पेशल क्योर, क्यों, क्योंकि जो सेंटेंस है उसका जो सेंस है वो पास्ट का है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जिसने भी यहाँ पे टिक किया था उसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है कि एरर बताना है, एरर फाइंड करना है कहाँ पे एरर है, ठीक है। This is one of the most interesting novels that has been written and published this year. तो कौन से पार्ट में यहाँ पे एरर होगा, या फिर इसमें है। फर्स्ट वाला ऑप्शन ये रहा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट गलत है। इंटरेस्टिंग नोवेल डैट हैड बीन, यहाँ पे कुछ गलती है। या फिर थर्ड वाला आपका रिटन एंड पब्लिश दिस ईयर, या फोर्थ ऑप्शन आपका है कि नो एरर, कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो आप देखोगे दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवल, ये क्या है, ये जो मोस्ट यानी जो इंटरेस्टिंग नॉवल है उनमें से ये एक है। एंड दैट हैज़ बीन, जो कि हैज़ बीन रिटन, जो लिखे जा चुके हैं, एंड पब्लिश किए गए हैं किस, इस साल, जो लिखे जा चुके हैं। आप यहाँ पे देखोगे ना डैट को, डैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब है वो आता है किसके अकॉर्डिंग, जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, नोवेल्स। नोवेल्स क्या है, यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म में नोवेल्स। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म का आएगा। यानी यहाँ पे हैज़ नहीं आना चाहिए था, हैज़ की जगह आना चाहिए था क्या, हैव बीन, ठीक है, डैट हैव बीन, ठीक है। तो रूल ये कहता है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगा वो डिपेंड करेगा उससे पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। अगर ये सब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आप लगाओ, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हैज़ बीन की जगह आप हैव बीन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डैट हैव बीन। तो ऑप्शन नंबर बी जिसने भी टिक किया था उसका राइट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एरर का है, बताना कहाँ पे एरर है। दे इमेजिन ऑन डैट देयर सन वुड बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल डॉक्टर। तो बताना है सन वुड बिकम द, यहाँ पे एरर है ए पार्ट में, या बी पार्ट में एरर आपका है कि दे इमेजिन ऑन डैट देयर, या सी पार्ट में है कि मोस्ट सक्सेसफुल डॉक्टर, या फिर डी पार्ट में यानी कोई एरर ही नहीं है, नो एरर। कौन से वाले में। अच्छा बात करते हैं इसके एरर में, क्या यहाँ पे एरर है। दे इमेजिन डैट, आप इमेजिन जब भी बोलोगे ना, इमेजिन बताता है कि उसके मेंटल इमेज को, मेंटल कॉन्सेप्ट को। तो जब भी ये बात होगी मेंटल इमेज की जहाँ पे दिखाएगा, तो वहाँ पे कोई प्रिपोजिशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे जो ऑन है यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दे इमेजिन डैट यहाँ पे आएगा, ठीक है। कभी भी अगर ऐसा कुछ वर्ड आता है जो बताता है मेंटल इमेज को, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल कोई प्रिपोजिशन यूज़ नहीं करना है। तो इमेजिन
डैट यहाँ पे होगा ना, ऑन की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका मतलब आपका बी ऑप्शन में एरर था, आपका क्या यहाँ पे ऑन को हटा दो, बाकी सेंटेंस आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है ईडियम यहाँ पे दिया हुआ है, इन सेंस आउट का यहाँ पे मीनिंग बताना है ईडियम का। इन सेंस आउट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है कि ऑल दी डिटेल्स, या बी ऑप्शन आपके पास है टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, सी ऑप्शन है मीट एक्सीडेंटली, या डी ऑप्शन है टू टेल समवन फॉर्मली टू गो अवे। ऑल द डिटेल यानी सभी डिटेल्स, स्टार्ट करना, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, शुरू करना, अचानक से मिलना, या फिर किसी को फर्मली बोलना, क्या करने के लिए, जाने के लिए, ठीक है। तो इन्स एंड आउट का मतलब होता है कंप्लीट डिटेल्स, कहीं पे ऑल द डिटेल्स भी दिया है तो सही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा मीनिंग। एरर यहाँ पे बताना। अच्छा, यहाँ पे सभी पार्ट को हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में, जो इंग्लिश की और रीजनिंग की सीरीज हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश वाले में भी हम, चाहे आपका इम्प्रूवमेंट सेक्शन हो, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, चाहे आप फिलअप की बात करो, चाहे वोकैब सेक्शन में आपका सिनो इंटू की बात करो, या फिर आपका क्लोज कॉम्प्रेहेंसिव भी हम डिस्कस करेंगे अलग से, ठीक है। क्लोज कॉम्प्रेहेंसिव को अलग से, उसके अलावा जो जो आप पार्ट आपका रहता है, PQRS पैरासिंपल हो गया, वो भी इसी में डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। आपका जो एरर सेक्शन हो गया, या फिर आप कह सकते हो ईडियम सेक्शन हो गया, तो बाकी सभी क्लोज कॉम्प्रेहेंसिव को अलग से डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा जो आपका रह जाता है पार्ट, वो हम डिस्कस करेंगे आपका इस सीरीज में ही, ठीक है। तो यहाँ पे एरर बताना आपका, इस क्वेश्चन में भी एरर बताना था। इफ़ यू टोल्ड मी ऑल द फैक्ट्स अर्लियर आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो ए पार्ट में एरर है। इफ़ यू टोल्ड मी में कुछ गलत है, या ऑल द फैक्ट्स अर्लियर में गलत है, थर्ड वाले में आई वुड हैव हेल्प यू में, या फिर डी आपका कोई गलती है नहीं, नो एरर है। क्या यहाँ पे बताना है कि कौन से वाले पार्ट में मिस्टेक है। ये आपका जो रूल है वो कंडीशनल का है, और कंडीशनल का आपका हर एग्जाम में 4 सिर्फ रूल हैं। एक जीरो कंडीशन होती है, बाकी जीरो कंडीशन वाली ज़्यादा पूछते नहीं, बाकी 3 रूल पूछते हैं कि एक तरफ अगर सिंपल प्रेजेंट है तो दूसरी तरफ आपका सिंपल फ्यूचर रहेगा, दूसरे अगर एक तरफ V2 फॉर्म है यानी पास्ट का इंडेफिनिट, तो दूसरी तरफ आपका वुड प्लस V1 फॉर्म आता है। और तीसरा रूल जो आपका इसमें यूज़ हुआ है वो ये है कि अगर एक तरफ आपका पास्ट का परफेक्ट यानी हैड प्लस V3 फॉर्म, तो दूसरी तरफ आपका वुड हैव प्लस V1 फॉर्म, वुड हैव प्लस V3 फॉर्म यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा, अब यहाँ पे आप जो देखोगे रूल नंबर थर्ड जो यूज़ हुआ है, ठीक है। मिस्टेक की अगर बात करें तो इसमें मिस्टेक हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। क्या क्या मिस्टेक यहाँ पे करना पड़ेगा हमें फर्स्ट पार्ट में? हमें यहाँ पे इफ़ यू हैड टोल्ड मी करना पड़ेगा। अगर कभी भी बात करेगा पास्ट की, यानी पास्ट कंडीशंस को जब भी बताएगा, या फिर कोई भी चीज़ है जिसका रिजल्ट आपको पास्ट में ही मिला था, ठीक है, मिला, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर थर्ड को, यानी हैड प्लस V3 और प्लस वुड हैव। तो यहाँ पे तो आपको सही दिया हुआ था वुड हैव प्लस V3 फॉर्म, लेकिन यहाँ पे इफ़ यू टोल्ड मी की जगह इफ़ यू हैड टोल्ड मी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो यहाँ पे आना चाहिए था, इफ़ यू हैड टोल्ड मी ऑल द फैक्ट्स अर्लियर आई वुड हैव हेल्प यू। हैड, ये वाला रूल क्यों लगाया, या ये वाला रूल क्यों नहीं लगाया हमने सेकंड वाला? क्योंकि जब भी अनरियल पास्ट कंडीशन हो तो हमें हैड प्लस V3 और वुड हैव प्लस V3 फॉर्म का ये वाला रूल हमें यूज़ करना पड़ेगा कंडीशनल का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक था, तो जिसका भी फर्स्ट वाला ऑप्शन था यहाँ पे वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोशल मीडिया इज पोटेंशियली हैबिट फॉर्मिंग और डैश इन नेचर। सोशल मीडिया क्या है, एक पोटेंशियली वो हैबिट को बनाती है, डैश नेचर में कैसी है वो बताना है। कंपेलिंग है, जब वो हैबिट की बात कर रहा है, देखो यहाँ पे हैबिट की जब वो बात कर रहा है तो हैबिट के साथ क्या आएगा, एडेक्टिव। एडेक्टिव यानी एडेक्टिव है ना, हैबिट को ही बताता है, एडेक्टिव किसी चीज़ का आदी हो जाना, नेचर में वो एडेक्टिव है, सोशल मीडिया की लत लगना तो एडेक्टिव है, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 30 इसका राइट। तो बाकी हम देखते हैं कंपल्सिव क्यों, कंपेलिंग का मीनिंग क्या है? आपका बिलीविंग तो होता है विश्वास करना। अच्छा, कंपेलिंग और कंपल्सिव क्या मीनिंग यहाँ पे दे रहा है? कंपेलिंग का मतलब होता है कि आपका कि किसी को फोर्स करना कि कोई काम करने के लिए, किसी को फोर्स करना कोई काम करने के लिए, ठीक है। तो फोर्स करना किसी काम को करने के लिए, या फिर बिलीफ दिलाने के लिए, ठीक है, कि इस चीज़ पे विश्वास करने के लिए, तो यहाँ पे फोर्स करना होता है। कंपेलिंग का मतलब होता है कि डेट फोर्सेस और परसुएट यू टू डू और टू बिलीव समथिंग, तो ये इसका मीनिंग आता है कंपेलिंग का। अच्छा, कंपल्सिव क्या होता है? कंपल्सिव का होता है एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, जिसे अब तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये आपका कंपल्सिव का मीनिंग होता है। तो इसका राइट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 12 था, एडिक्टिव यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा, राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट आपको वन वर्ड है। अच्छा, वन वर्ड इस एसएससी स्टेनो का एग्जाम में नहीं आता, लेकिन इसके अलावा जैसे दी ट्रिपल एस पी स्टेनो की बात करें तो उसमें वन वर्ड पूछता है, या और एग्जामों की बात करें तो उसमें वन वर्ड पूछा जाता है। लेकिन जो एसएससी स्टेनो की प्रिपरेशन करें वो इस क्वेश्चन को वन वर्ड की तरफ से मत देखना। इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें क्या डिफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है कि चारों का मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो मीनिंग आप वोकैब की तरह इसे देख सकते हो इस वाले क्वेश्चन को, अगर एसएससी स्टेनो वाले के हिसाब से देखें तो। बाकी डी ट्रिपल एस पी के एग्जाम में आता है यहाँ पे आपका वन वर्ड वाला। सूटेबल और इंटेंडेड फॉर ओनली यंग पर्सन के लिए क्या यहाँ पे सूटेबल है वो बताना है। तो यंग पर्सन के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसका राइट आंसर, यानी जुवेनाइल होता है जो सूटेबल या इंटेंडेड बताता है ओनली यंग पर्सन। अच्छा, बाकी 3 भी यहाँ पे यंग के लिए यूज़ करते हैं। क्या क्या मीनिंग है? यूथफुल जो यूथ को बताता है, ठीक है, एकदम ये तो आपको यूथ को बताता है, जो यूथ है बिल्कुल ही, ठीक है। देखो, इंटेंडेड सूटेबल और इंटेंडेड टू यंग पर्सन। अच्छा, प्यूराइल क्या होता है? एडुलेशन। एडुलेशन होता है किशोरावस्था, यानी अभी वो क्या होता है, वो वाली अवस्था, वो वाली पीरियड जहाँ पे वो जो है किस कौन सी एज में जा रहा है? एडल्ट एडल्ट वाली एज में जा रहा है। अच्छा, देख लेते हैं। एक डेवलपिंग एक ऐसा प्रोसेस या वो वाली प्रोसेस जब वो चाइल्ड से एक एडल्ट में वाली अवस्था जो होती है वो होती है एडोलिसेंस। और जो प्यूराइल वाला होता है, प्यूराइल वो चाइल्डिश वाली जो होती है, ठीक है। प्यूराइल का मतलब होता है कि बचकाना जो होता है, ठीक है। तो बाकी आप इसे चाइल्डिशी या सिली आप कह सकते हो, या इमेच्योर आप कह सकते हो, तो वो प्यूराइल होता है। बाकी यूथफुल आपका यूथ से कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपका आता है। बाकी जुवेनाइल आपका फॉर ओनली यंग पर्सनस के लिए यूज़ करेंगे, फोर्थ वाला ऑप्शन। नेक्स्ट आपका इम्प्रूवमेंट सेक्शन बताना है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन पूछना, ताकि नेक्स्ट जो पार्ट है, सेकंड पार्ट या सेकंड क्लास में उस चीज़ को दोबारा से हम डिस्कस करें। तो कोई भी क्वेश्चन में कोई भी मीनिंग में डाउट होता है तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। ये मैं हर वीडियो में इसलिए बोलता हूँ ताकि कोई भी जो डाउट है वो ना रहे, और ताकि मैं कोशिश करूँ उसे अगली वाली वीडियो में उसे क्लियर करने की। तो इस वाले वीडियो में क्लास 1 है, कोई भी डाउट रहता है हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलना, हर एक वोकैब को, हर एक के मीनिंग को क्लियर करते हुए चलना। अच्छा, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट पार्ट बताना है कि द न्यू शेल वुड बिगन एट द थर्ड ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिगन एट की जगह बिगन ऑन आना चाहिए था, या फिर बिगन फ्रॉम आना चाहिए था, या थर्ड ऑप्शन है बिगिन विद आना चाहिए था, या डी ऑप्शन आपका है कि नो इम्प्रूवमेंट वाला सेक्शन आना चाहिए था। अब आप देखोगे यहाँ पे वुड, वुड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वुड के साथ तो आप वी वन फॉर्म यूज़ करोगे ना। जब भी मॉडल, कोई भी मॉडल अगर बात करें, विल, शैल, वुड, कैन, कुड, जितने भी मॉडल है उसके साथ आपका बेस फॉर्म यूज़ होता है वर्ब का, यानी वी वन फॉर्म यूज़ होता है। तो यहाँ पे बिगेन तो आपका वी वन फॉर्म नहीं है ना, तो यहाँ पे बिगेन इसका वी वन फॉर्म क्या आएगा? बिगिन आना चाहिए था पहली बात तो बिगिन आना चाहिए था। इसका मतलब आपका नो इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट नहीं आएगा। इसमें भी आपका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में ये भी नहीं आएगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचा फर्स्ट और थर्ड वाला। अब बिगिन ऑन का मतलब क्या होता है, और बिगिन विद का मतलब, बिगिन विद माने किसी के साथ आप शुरू करना है। विद का मतलब जहाँ पे पर्सन्स की बात करें या कोई चीज़ किसी के साथ आप स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे विद यूज़ करेगा। हमारे पास ऑप्शन बचा बिगिन ऑन, जो कि हमारा राइट हो जाएगा, बिगिन ऑन। अच्छा, बिगिन ऑन का मतलब होता है कि कोई भी काम जो है स्टार्ट करना है, या फिर कोई पर्टिकुलर डेट पे कोई चीज़ आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं बिगिन ऑन। और पर्टिकुलर डेट यहाँ पे दिया है द थर्ड ऑफ नेक्स्ट मंथ की थर्ड को उसे स्टार्ट करना चाहिए, करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिगिन ऑन यहाँ पे राइट है। बाकी आपका 2 गलत, सेकंड और फोर्थ क्यों गलत है, और थर्ड वाला में विद आ रहा है तो वो तो आपका वैसे ही किसी के साथ के लिए स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट था यहाँ पे, जिसका भी फर्स्ट ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर वॉज द प्ले राइट हिमसेल्फ एंड आई डिडेंट इवन रिकॉग्नाइज हिम। तो ऑप्शन नंबर 1 है नो एरर आएगा। सेकेंड ऑप्शन है कि इस पार्ट में एरर है, वॉज दी प्ले राइट हिमसेल्फ, या थर्ड ऑप्शन है कि ए पर्सन आई मेट इन द थिएटर में मिस्टेक है, या डी ऑप्शन आपका पास दिया है एंड आई डिडेंट इवन रिकॉग्नाइज हिम। अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर, एक पर्सन की बात कर रहा है जिससे वो थिएटर में मिला था। इसका मतलब वो पर्सन को वो पहले से जानता है, जिससे वो मिला था उसकी वो बात कर रहा है। मतलब ये डेफिनेट हो गया किस पर्सन की वो बात कर रहा है। और जब भी यहाँ पे डेफिनेट होता है तो वहाँ पे ए यूज़ नहीं करेंगे, आर्टिकल द यूज़ करेंगे। तो द पर्सन की वो बात कर रहा है, क्योंकि पर्सन को वो जानता है पहले से, और जिसके बारे में आप पहले से ही परिचित हो तो वहाँ पे डेफिनेट हो जाता है वो चीज़, और वहाँ पे आर्टिकल द आता है। तो यहाँ पे अ पर्सन नहीं आएगा, द पर्सन आएगा। द पर्सन आई मेट इन द थिएटर वॉज द प्ले राइट हिमसेल्फ एंड आई डिडेंट इवन रिकॉग्नाइज हिम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जिसने भी टिक किया था यहाँ पे उसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला यहाँ पे बताना है ही सेड टू मी व्हाट टाइम डज द ऑफिस क्लोज। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बताना क्या यहाँ पे आएगा। फर्स्ट ऑप्शन ही वांटेड टू मी, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है
थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। तो व्हाट टाइम डज द ऑफिस क्लोज, अब आप देखोगे यहाँ पे डज यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, जब वो चेंज होगा तो पास्ट का इंडेफिनिट होगा, ठीक है, यानी V2 फॉर्म में चेंज होगा, V1 फॉर्म, ठीक है। किस में चेंज हो जाएगा, V2 फॉर्म में। V2 फॉर्म में या तो अगर नेगेटिव हो तो डिड आप लगाओ, नहीं तो आपको सेकंड फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखोगे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी व्हाट, क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा मतलब वो क्या कर रहा है उससे क्वेश्चन, तो आंख आएगा पहली बात तो फर्स्ट वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा, हमारा हैज़ भी लगा है और वांटेड टू नो, ठीक है, हैज़ लगा हुआ है। अब थर्ड वाले में देखोगे आप तो सेकंड वाले में डिड लगा हुआ है, ठीक है, सेकंड वाले में डिड लगा है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्लोजेस कर दिया इन्होंने, जो कि गलत हो गया। फोर्थ वाले में देखो ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द ऑफिस नहीं आएगा, द ऑफिस यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बचा है थर्ड, जो कि हमारा हो जाएगा राइट। यहाँ पे V2 फॉर्म भी दिया हुआ है जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट था इसका इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव टोटल आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 20 मार्क्स, जिसमें आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए। तो इस बार कमेंट में बताना कि SSC स्टेनो वाले एग्जाम में किसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव गलत हुए थे, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पे ज़्यादा गलत होते हैं, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे लिए 2-3, और हर एक सेक्शन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन इतने हो जाएंगे आपके इस सीरीज़ में, प्रैक्टिस की सीरीज़ में, कि आपका वहाँ पे मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका वोकैब सेक्शन भी होगा, इडियम भी होगा, तो हर एक चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है सीरीज, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बोला था कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो इंग्लिश का इंपॉर्टेंट रोल लगता है, और कोई भी डाउट रहता है तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बताना, ए ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर डी ऑप्शन दिया है। अच्छा, बात करते हैं क्या इसका सॉल्यूशन होगा। दे सेड कि मदर वी आर नॉट हंग्री एंड वी शैल ईट हर, वी आर नॉट हंग्री प्रेजेंट में, ठीक है, तो पास्ट में बनाएगा तो आर का तो वर्ब उदाहरण सही था, और शेल का यहाँ पे या तो शुड करो अगर आपका आई और वी के साथ शेल यूज हो रहा है, नहीं तो आई वी के अलावा कुछ और यूज हो रहा है तो वहाँ पे आप वुड यूज करो, ठीक है, यही तो रूल कहता है। तो ये चीज़ आप देखो, फर्स्ट वाले में देखो दे वर नॉट हैंग्री दे वुड ईट लेटर, फर्स्ट हो सकता है। दे टोल्ड देयर मदर इफ यानी क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पता तो इफ तो वैसे ही नहीं आना था, ठीक है, सेकंड वाला गलत हो गया। थर्ड वाले में देखें दे वुड देयर मदर डैड दे वर हंग्री दे वुड ईट लेटर, ठीक है, थर्ड वाले में क्या मिस्टेक है, दे टोल्ड देयर मदर डैड दे वर, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दे वी आर नॉट हंग्री नेगेटिव है, यहाँ पे सेंटेंस हो गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इन्होंने कर दिया तो इसलिए गलत हो गया थर्ड वाला। फोर्थ वाला देखो यहाँ पे सही है गलत है, दे टोल्ड देयर मदर डैड दे वर नॉट हंग्री दे वुड एट, देखो वुड के साथ तो आपका V1 फॉर्म आना चाहिए था ना, तो वुड के साथ ईट आना चाहिए था, ना कि एट आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारे पास बचा, जो कि हो जाएगा राइट इसका इनडायरेक्ट फॉर्म। नेक्स्ट बताना है कि ही कॉल्ड मी अ लायर, ठीक है, ये तो आपका है इनडायरेक्ट में, तो इसका डायरेक्ट क्या होगा, ही सेड टू मी यू वर अ लायर, देखो कॉल्ड है ना, कॉल्ड यहाँ पे क्या, कॉल्ड यहाँ पे ही कॉल्ड मी अ लायर, देखो ही सेड टू मी, तो ही सेड टू मी तो ही टोल्ड मी होता तो यू वर ए लायर, यहाँ पे कोई यहाँ पे दिया नहीं सेंटेंस, यू वर अ लायर, ठीक है, ही सेड टू मी तो वैसे नहीं होगा, ही सेज पास्ट की बात करा तो सेज तो वैसे ही नहीं आएगा, ही टोल्ड के बाद तो टू यहाँ पे वैसे ही नहीं आएगा, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन नंबर फोर्थ बचा जो कि हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास फोर्थ ऑप्शन ही बचा जो राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जिसका भी सही था, जिसने भी टिक किया था डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज वन स्ट्रक्चर बिल्ड बाय मैन विजिबल फ्रॉम द मून, तो आपको एरर बताना है कौन से वाले पार्ट में है। ए पार्ट में एरर है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज, कुछ गलत है यहाँ पे। बी पार्ट में बोला है कि वन स्ट्रक्चर बिल्ड बाय, या सी पार्ट में वो कह रहा है कि मैन विजिबल फ्रॉम द मून, या फिर डी ऑप्शन आपके पास होता है नो एरर का, तो इस पर भी आप ध्यान देना, तो बताना कौन सा वाले में यहाँ पे मिस्टेक था। ओके, बात करते हैं यहाँ पे सेंटेंस किस में फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज वन स्ट्रक्चर बिल्ड बाई यानी बाई ये बताता है कि ये हमारा पैसिव में है, किसी भी चीज़ किसके द्वारा, मैन के द्वारा, बाई बिल्ड बाई किसके द्वारा बनाया गया, मैन के द्वारा, तो यहाँ पे ये पैसिव में, पैसिव में हमें पता है कि इज एम आर वॉज वेर या कोई भी आपका दिया रहता है बी फॉर्म, तो उसके साथ आपका V3 फॉर्म आता है, तो यहाँ पे इज है, इज के साथ यहाँ पे बिल्ड है, बिल्ड तो आपका V1 फॉर्म है, इसका V3 फॉर्म यहाँ पे यूज होगा, मतलब आपका यहाँ पे बिल्ड नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा इसका V3 फॉर्म जो कि होता है आपका बिल्ड, तो यहाँ पे बिल्ट यहाँ पे आना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर बी में जिसने भी टिक किया है उसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे वन स्ट्रक्चर बिल्ट बाय मैन, और बाय बिल्ट क्यों लगाया, V3 फॉर्म के लाए, वो चीज़ मैंने यहाँ पे बता दिया। तो सिनोनिम आपको बताना है, रेपरकशन का सिनोनिम क्या है, तो यहाँ पे सिना बताना है इसका, सिनो। ऑप्शन नंबर 1 है रीअरेंजमेंट, फर्स्ट ऑप्शन है, बी है रिएक्शन,
सी ऑप्शन है रिकलेक्शन या डी ऑप्शन है रिमाइंडर। तो इसका सिनोनिम की अगर बात करें तो सिनोनिम इसका राइट हो जाएगा कौन सा वाला, बी वाला ऑप्शन रिएक्शन। रिएक्शन यानी रिजल्ट या परिणाम भी आप कह सकते हो। रेपकशन का मीनिंग यहाँ पे देता है इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ एन इवेंट या फिर एक्शन का। रीअरेंजमेंट दोबारा से रीअरेंज करना, अरेंजमेंट करना, ठीक है, रीअरेंज करना। तो रिकलेक्शन क्या होता है, रिकलेक्शन का मतलब होता है एकदम से संग्रह करना या रिमेंबर याद करना, ठीक है, द एबिलिटी टू रिमेंबर आप कह सकते हो रिकलेक्शंस को। इसके बाद रिमाइंडर तो याद दिलाना होता है, ठीक है। बाकी का यहाँ पे मीनिंग पता ही था आपको। रेपकशन याद रखना कि इसका मतलब होता है कोई भी रिजल्ट या इफेक्ट आप कह सकते हो किसी भी इवेंट का या फिर कोई भी एक्शन आपने किया तो, या फिर आप शॉर्ट में रिएक्शन आप कह सकते हो। उसका सेकंड यहाँ पे राइट हो जाएगा सिनोनिम रेपकशन का। वन वर्ड है स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस। तो मैंने बोला है कि यहाँ पे वन वर्ड की तरह मत देखना, इसको वोकैब की तरह देखना है कि इसके अंदर 4 वर्ड है जिनका वोकैब आपको पता होना चाहिए, जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। और मीनिंग पता है तो इनके बीच क्या डिफरेंस है, कैसे यूज़ होता है, ये चीज़ भी आपको पता है। स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस तो इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, बाकी 3 का मीनिंग क्या होता है। इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है, इक्विलैटरल का मतलब होता है जिसकी सभी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है, ऑल साइड इक्वल। तो उसे आप इक्विलैटरल, इक्विनॉक्स क्या होता है, दिन और रात जहाँ पे बराबर होते हैं, ठीक है, डे और नाइट बराबर होते हैं। साल में होते हैं ना 2 दिन, डे और नाइट, दिन और रात बराबर होते हैं। इसके बाद इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट यहाँ पे होता है जिसमें वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब जिसमें आपकी कोई वैल्यू जो है वो इक्वल होती है। तो बाकी 3 के मीनिंग मैंने बता दिए। यहाँ पे इक्विलिब्रियम सही है, जहाँ पे बैलेंस आपका परफेक्ट बैलेंस होता है उस स्टेट को कहते हैं आपका इक्विलिब्रियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट था। इम्प्रूवमेंट सेक्शन आपको बताना कि हियर डिफॉर्मिटी आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्थ डिफेक्ट्स इन इंडिया। तो बताना इसकी जगह कौन सा वाला आएगा, हियर डिफॉर्मिटी की जगह आप ये लिख सकते हो या बी ऑप्शन आप टिक कर सकते हो, सी ऑप्शन आएगा या फिर डी ऑप्शन आपके पास है नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो लिखा है वो सही है। अच्छा, डिफॉर्मिटी क्या होता है, डिफॉर्म का मतलब जहाँ पे कोई भी बॉडी का एक बार जो सही से आप डेवलप नहीं हुआ है तो उसे कहते हैं डिफॉर्मिटी, ये इसका मीनिंग होता है। अच्छा, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का मतलब इम्प्रूवमेंट एकदम सुधार करना। इम्पेयरमेंट मतलब ये भी वही होता है जो परमानेंट डिसीज आपका होता है, कोई जैसे कोई कम दिखता है, कोई कम सुनता है, तो वो चीज़ आपका होता है इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात है कि इम्प्रूवमेंट तो आएगा नहीं क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, देखो जो सुनने वाली जो प्रॉब्लम है ना, सुनने वाली, वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्थ डिफेक्ट्स है इंडिया में। और ये ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। हेयरिंग इम्प्रूवमेंट तो ही करोगे आप ना, तो आप अब यहाँ पे बात होती है कि अब ना तो आप हेयर डिफॉर्मिटी कहोगे क्योंकि सुनने की बीमारी जो है डिफॉर्मिटी तो ही था, डिफॉर्मिटी मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट डेवलप नहीं होता है, तो सुनने को यहाँ पे आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो डिफॉर्मिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे डिफॉर्मिटी तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे यानी नो इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट भी नहीं आएगा। अब हमारे पास बचा है सेकंड और थर्ड। अब सेकंड और थर्ड में आप यहाँ पे देखोगे या तो हियर्ड आएगा या फिर हियरिंग आएगा, क्योंकि इम्पेयरमेंट तो आपका है नाउन, ठीक है। और नाउन को क्वालिफाई करता है कौन, एडजेक्टिव, यानी यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म आना चाहिए। अब आप देखोगे जो हियर्ड लिखा हुआ ना, हियर्ड, और यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट में भी हियर लिखा था, ये दोनों ही आपके वर्ब है। तो नाउन को तो वर्ब क्वालिफाई नहीं करता ना, ठीक है, वो नाउन को एडजेक्टिव फॉर्म करता है। तो हियर्ड फॉर्म जो हियरिंग फॉर्म है ये आ जाएगा एडजेक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पे आ जाएगा हियरिंग इम्पेयरमेंट, ना कि हेयर ना हेयर्ड इम्पेयरमेंट। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला राइट था। थर्ड वाला पार्ट में आपका जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इम्पेयरमेंट को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव, जो कि हियरिंग आपका एडजेक्टिव फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा अंतर था, यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे आपका राइट था, ठीक है। और पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, थोड़ा ध्यान रखना है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि हेयरिंग फॉर्म को यहाँ पे पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पे यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अगला संडे इम्प्रूवमेंट का एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि द स्टूडेंट मेट द कॉलेज अथॉरिटी होम अलाउड देम टू सिट फॉर द एग्जाम। तो यहाँ पे इसके जगह इम्प्रूवमेंट पार्ट बताना है कि कौन सा आएगा। फर्स्ट ऑप्शन ये दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन ये दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन ये दिया है और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है कि नो इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी है। तो द स्टूडेंट मेट द कॉलेज अथॉरिटी होम अलाउड देट। अब आप देखो यहाँ पे हु क्यों नहीं आया और होम क्यों आया। देखो, द स्टूडेंट मेट द कॉलेज अथॉरिटी होम अलाउड, अलाउड के साथ हमें कोई चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहिए ना कि ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे होम की तो कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत है हमें हु की। तो यहाँ पे आपका नो इम्प्रूवमेंट पार्ट तो नहीं आएगा। अब हमारे पास बाकी 3 ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे हु अलाउड देन, अलाउ कौन करेगा, पर्सन करेगा, तो विच तो आएगा नहीं, यहाँ पे ये निर्जीव के लिए यूज होता है, तो विच अलाउ देम नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी गया। अब फर्स्ट और थर्ड में
द स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, यानी स्टूडेंट्स की बात कर रहा है जो कि प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ पे अलाउ के साथ तो देम आनेगा ना, यहाँ पे अलाउ के साथ हिम लिखा है फर्स्ट वाले में, तो अलाउ हिम नहीं करेगा, अलाउ देम करेगा, क्योंकि वो स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 भी गलत। हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर 3 जो कि बिल्कुल हो जाएगा क्या, राइट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। तो एलिमिनेशन मेथड हमें लगाना पड़ेगा इम्प्रूवमेंट वाले सेक्शन में। नेक्स्ट आपका है कि ही मस्ट नो देम इन देयर मोस्ट प्लाउजिबल फॉर्म, इजंट इट। इससे इजी आपका बिल्कुल क्वेश्चन कोई नहीं बनता है। क्वेश्चन टैग जहाँ पे आता है मतलब सबसे इजी आपका रहेगा क्वेश्चन टैग वाला चैप्टर, ठीक है। बताना है कि कौन सा पार्ट यहाँ पे आएगा। आप देखोगे यहाँ पे मस्ट लिखा है, तो मस्ट का ही यहाँ पे क्वेश्चन टैग आएगा ना। ये आपका पॉजिटिव में फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट वाला पार्ट, तो दूसरा वाला नेगेटिव में होना चाहिए, तो मस्ट का नेगेटिव फॉर्म यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे मस्ट का नेगेटिव फॉर्म मस्टंट आ जाना चाहिए था, और यहाँ पे ही है तो ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आएगा। इससे ईजी आपका क्वेश्चन नहीं बनता कोई। अगला है इम्पेक्केबल का आपको सिनोनिम बताना है। इम्पेक्केबल का सिनोनिम बताना है। इम्परफेक्ट होगा या फिर कैप्रिशियस होगा या फिर फॉल्टलेस होगा या फिर आपका विशियस होगा। इम्पेक्केबल का मतलब होता है जो कोई गलती ना करे, यानी फॉल्टलेस, ठीक है। फॉल्टलेस ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, राइट सिनोनिम। इम्परफेक्ट का मतलब जो परफेक्ट ना हो, ठीक है। कैप्रिशियस मनमौजी, अपने मन का चलाने वाला चंचल आप कह सकते हो। और विशियस मतलब होता है दुष्ट या शैतान। तो ये बाकी के 3 के मीनिंग होते हैं। और यहाँ पे याद रखना इम्पेक्केबल का मतलब फॉल्टलेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा सिनोनिम। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन के लिए भी दूंगा। एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स दैट देयर चाइल्ड विल बी अ नॉर्मल एंड हेल्थी बेबी। तो यहाँ पे बताना है कौन से पार्ट में आपका एरर है। फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड वाले पार्ट में एरर है, थर्ड पार्ट में एरर है, या फिर आपका फोर्थ पार्ट में एरर है। एवरी वुमेन इन दी वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स दैट देयर चाइल्ड, अब वहाँ पे एवरी वुमेन की बात कर रहा है, यानी प्रत्येक महिला की बात कर रहा है। जब महिला की बात करेगा, एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स दैट देयर चाइल्ड भी बोलेगा। प्रत्येक इस वुमेन की अगर बात कर रहा है तो यहाँ पे देयर चाइल्ड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हिज चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे वुमेन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देयर जो लिखा था वो बिल्कुल गलत था। यहाँ पे आएगा डैट हर चाइल्ड, ठीक है, सॉरी हिज नहीं, हर चाइल्ड। वुमेन की बात कर रहा है तो यहाँ पे हर चाइल्ड आएगा। ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे राइट हो जाएगा क्या, सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। तो यहाँ पे देयर की जगह आप हर चाइल्ड लगाओगे, क्यों, क्योंकि एवरी वुमेन की वो बात कर रहा है, तो वुमेन की बात कर रहा है तो यहाँ पे हर आएगा, ना कि यहाँ पे देयर आएगा। इसका आपको इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है कमेंट सेक्शन में, क्या इसका इनडायरेक्ट फॉर्म आएगा। मोहन सेड कैन यू रीड एंड आई सेड यस। इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है, ABCD करके बता देना कि कौन से वाले में इसका इनडायरेक्ट फॉर्म है। देखते हैं कितनों का यहाँ पे राइट आता है। मोहन आस्क्ड मी वेदर टू रीड और आई कैन नॉट, या फिर मोहन आस्क्ड मी इफ आई कुड रीड एंड आई सेड दैट आई कुड। मोहन सेड टू मी इफ आई कांट रीड एंड आई सेड नो आई कांट। मोहन टोल्ड टू मी दैट ही कुड रीड एंड आई सेड यस। तो कौन से पार्ट इसका राइट हो जाए, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाए, ये चीज़ आपको बताना है कमेंट सेक्शन। बाकी सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए शुक्रिया। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। डेली आपका इंग्लिश का एक वीडियोस मिल जाएगा आपको 6 PM पे, रीजनिंग की एक वीडियोस मिल जाएगी आपको 9 PM पे, और दोनों ही क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कॉपी पेन लेकर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लगी इस वीडियो में, हर एक वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है वो आप नोट करते हुए चलो। और जो डाउट होता है, जो पूछना होता है कि क्लियर नहीं होता कोई भी पॉइंट, तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और कोई भी नया हो आप में से तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ताकि कोई नए नोटिफिकेशन या अपडेट आती तो वो चीज़ मैं वहाँ पे बता दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इवेंट। बाकी धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।